दहशतगर्द एक ऐसे नौजवान की दास्तान जिससे बचपन में जायदाद, ऐशो आराम, अपनों का प्यार, रिश्ते छीन लिए गए। हालात के चुंगल में फंसकर वो जुराइम की दुनिया में दाखिल हुआ। मुहिब वतन होते हुए मुल्क दुश्मन करार दिया गया। इंडिया गया तो कदम कदम पर मौत ने घेरा, मगर उसने इंडिया में इंडिया की बैंड बजाए रखी। दास्तान की तरफ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करके अपनी मोहब्बत का सबूत दें। एक दिल हिला देने वाली दास्तान, दहशतगर्द। दहशत, किस्त नंबर 113। तैमूर ने एक नज़र सामने डाली, फिर उसे देखकर आगे बढ़ गया। जिससे चंद कदम के फासले पर ग्लोरिया भी थी, वो भी तेजी से आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर जाकर मैं पलट गया। अब विनोद पांडे पे नज़र रखना तैमूर का काम था। यह काम मैं खुद भी कर सकता था, मगर विनोद पांडे मुझे पहचानता था। मैंने अपना हुलिया बदल लिया था, मगर विनोद पांडे अगर मुझे पहचान लेता तो फिर नज़र भी न आता। इसलिए मैंने तैमूर को उसके पीछे लगाया था। मैं जानता था कि विनोद का ठिकाना मालूम करने के बाद तैमूर सीधा मेरे पास आएगा। मैं आहिस्ता आहिस्ता टहलता हुआ अपने टेंट की तरफ आ गया। इस वक्त हल्का हल्का अंधेरा फैलने लगा था। मैदान में लालटेन और लैंप रोशन होने लगे थे। हमारे पास भी लैंप का एक चूल्हा और लैंप था। मैंने कांता से कहा, खाना तो हमारे पास मौजूद है, तुम ज़रा काफ़ी का पानी उबलने के लिए रख दो। उसने लैंप रोशन किया और चूल्हा जलाकर काफ़ी बनाने लगी। मेरा प्रोग्राम पहले तो यह था कि कुछ देर टेंट में रहने के बाद चुपके से बाहर निकल जाऊंगा और रात सरदार जी के बंगले में गुजार कर अली सुबह लौट आऊंगा। मगर अब विनोद पांडे की वजह से मैंने बाहर जाने का इरादा मुलतवी कर दिया था। थोड़ी देर बाद कांता काफ़ी बनाकर ले आई। मैंने काफ़ी पीते हुए उससे कहा, कांता तुम थोड़ी देर बाद सरदार जी के बंगले पर चली जाना। और तुम? वो चौंक कर बोली, मैं फिलहाल यहीं रहूंगा, मेरा यहाँ रहना बहुत ज़रूरी है, वरना शिकार हाथ से निकल जाएगा। तो फिर मैं भी यहीं रहूंगी, कांता फैसला कुल लहजे में बोली। मैं जानता था वो किसी कीमत पर मुझे अकेला नहीं छोड़ जाने देगी। अब तो तैमूर और ग्लोरिया भी यहीं थे, वरना शायद वो ग्लोरिया के साथ चली जाती। इसलिए ज्यादा इसरार मुनासिब न समझा। अचानक बार गजब सी आट हुई। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई छुपकर हमारी गुफ्तगू सुन रहा हो। कांता को मुतात रहने का इशारा करते हुए बुलंद आवाज में बोला, नहीं बालके, तुझे मेरी आज्ञा का पालन करना होगा। ये कहते हुए मैंने रिवॉल्वर निकाल लिया और दबे पांव खैमे के दाखिली रास्ते की तरफ बढ़ा। मैंने पर्दा लटका कर रास्ता बंद कर दिया था। मेरा मन बिल्कुल तैयार था। महाराज, कांता ने कहा। वो भी सूरत हाल को भांप गई थी। मैं जीवन भर आपके चरणों में रहना चाहती हूँ। मुझे शांति योश जरूर मिलेगी बालके। मैंने झुक के बहुत एहतियात से खैमे का पर्दा नीचे से खोल दिया। फिर मैंने कांता को लैंप गुल करने का इशारा किया और कहा, अभी मुझे बहुत तपस्या की जरूरत है। ये कहते हुए मैंने अचानक खैमे का पर्दा हटा दिया। वही पंडित पर्दे से कान लगाए खड़ा था जो शाम को हमारे पास आया था। रंगे हाथों पकड़े जाने पर वो एकदम बुखला गया। इससे पहले कि पंडित वहां से फरार होता, मैंने सर्द लहजे में कहा, भागने की कोशिश मत करना महाराज, वरना तुम्हारे मटके जैसे पेट में रोशनदान बना दूंगा। मैं नजदीक को रोककर रिवॉल्वर की नाल उसके पेट में अड़ा दी। वो बुखला कर बोला, मैं तो बकवास बंद करो और सीधी तरह अंदर चलो। मैं घुरा कर बोला। वो किसी कद्दू की तरह लड़खता हुआ खैमे के अंदर दाखिल हुआ। दिल तो ये करने लगा। उसके साथ ही उसने मेरे चेहरे को देखते हुए और बुखलाए हुए अंदाज में कहा कि अव्वल तो हमारी तरफ कोई मतवज्जो नहीं था, मैं तो सिर्फ आप लोगों को देखने के लिए आया था। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं उसे खैमे में तो ले आया था, मगर अब समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या सलूक किया जाए। मैंने सब कुछ
बाद में करने का इरादा किया कि देखा जाएगा, पहले मैं इससे पूछ करूं कि आखिर ये हमारे पीछे क्यों पड़ गया है। मैंने उसे लैंप रोशन करने को कहा। फिर पंडित से मुखातब होकर बोला, हाँ अब बताओ महाराज कैसे आना हुआ था। पंडित काफ़ी हद तक संभल चुका था। वो अकड़ कर बोला, कोई मामूली आदमी नहीं हूँ, तो मैं ये हरकत बहुत महंगी पड़ेगी। महंगी और सस्ती को छोड़ो, मैंने उसे झिड़क कर कहा, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। मैंने रिवॉल्वर की नाल उसके मोटे पेट में चुभोते हुए कहा, बाहर कान लगाए क्यों खड़े थे? तुम लोग हो कौन? वो मेरा सवाल नजरअंदाज करके बोला, साधु और पंडित अपने साथ रिवॉल्वर और बंदूक लेकर नहीं चलते। हाँ, छुपकर दूसरों की बातें जरूर सुनते हैं, मैंने जहरीले लहजे में कहा। फिर मैं घुरा कर बोला, क्या सुनने की कोशिश कर रहा था? देखो, मैं फिर कह रहा हूँ कि मैंने अचानक उसके मुंह पर उल्टा हाथ मारा। उसका जुमला अधूरा रह गया। बताता है या अभी यही बलि चढ़ा दूं? मैंने गिरबान पकड़ के उसे जोरदार झटका दिया। बता कौन है तो, वरना मेरा रिवॉल्वर बहुत चलता है। वो गहरे सांस लेता रहा और मुझे घूरता रहा। उसके अंदाज से ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे कच्चा चबा जाने के इम्कानात पर गौर कर रहा हो। उसकी आंखें मजीद सुर्ख हो गई थी। बोलता है या पहले मैं तेरी मुरम्मत करूं? मैंने अचानक उसके मटके जैसे पेट पर घूंसा मारा। वो तकलीफ से दौरा हुआ तो मैंने चुन्नी पकड़ के उसे सीधा कर दिया और रिवॉल्वर की नाल उसके खुले हुए मुंह में डाल दी। अब मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा। मैंने शफाक लहजे में कहा, अगर तूने कुछ बता दिया तो ठीक, वरना सुबह यहाँ से तेरी लाश मिलेगी। 1, मैंने आहिस्ता से कहा। फिर कुछ तवक्कुफ के बाद बोला 2। अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे खेमे के बाहर उल्लू की आवाज़ गूंजी हो। मैंने कांता से कहा, खेमे के बाहर शायद वही गैर मुल्की साफ़ी, अगर वही हो तो उसे अंदर बुला लो। कांता ने पर्दे के नज़दीक जाकर बाहर झांका, फिर ऐसगी से पर्दा हटा दिया। फौरन तैमूर और ग्लोरिया अंदर आ गए। कांता ने फुर्ती से पर्दा दोबारा बांध दिया। तैमूर इस पंडित को देखकर ठिठक गया। फिर बोला, हो, इसका मतलब ये है कि हम राइट टाइम पर पहुंचा है। आप ऐसा करो साहब, मैंने तैमूर से कहा, इसका तजस्सुस दूर करते हुए अपने साथ ले जाओ। यहाँ तो ये बिल्कुल गूंगा हो गया है। नो प्रॉब्लम, तैमूर चेक कर बोला। फिर मुड़कर ग्लोरिया से मुखातब हुआ, तुम ऐसा करो, अपनी गाड़ी इस तरफ लाके लगा दो। हम इन खेमों के पीछे से निकलकर सड़क पर पहुंच जाएंगे। हमारी गाड़ी यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, ग्लोरिया ने हंसकर कहा। पंडित मूर्खों की तरह इन दोनों को देख रहा था। वो दोनों फ्रेंच में गुफ्तगू कर रहे थे, इसलिए पंडित के पल्ले एक लफ्ज भी न पड़ा होगा। मैंने भी अचानक फ्रेंच में तैमूर से कहा, गाड़ी में बिठाने के बाद इसे बेहोश कर देना, फिर उसे ग्लोरिया के हवाले करके यहीं लौट आना। तैमूर ने जेब से रिवॉल्वर निकालते हुए कहा, चलो महाराज, अब तुम हमारा गेस्ट है। फिर वो सर्द लहजे में बोला, हाँ, मुंह से आवाज मत निकालना, वरना तुम लोग कौन हो, आखिर क्या चाहते हो? पंडित की सारी अक्कड़ फू हो गई थी। ग्लोरिया ने आगे बढ़कर पंडित का एक हाथ अपने कंधे पर रखा और उसके साथ यूं खड़ी होगी जैसे पंडित की अकीदतमंद और पंडित उसके सहारे चल रहा हो। मैं जानता था कि ग्लोरिया की जेब में रिवॉल्वर भी होगा। फिर ग्लोरिया ने पंडित को दिखाने के लिए रिवॉल्वर निकाला और दोबारा जेब में रख लिया। इसका ध्यान रखना, मैंने तैमूर से कहा, इसे पंडितों की जान लेने का बहुत शौक है। ये तो खुद इस पंडित पर मुनहसर है, तैमूर ने कहा। फिर ग्लोरिया को बाहर निकलने का इशारा किया। वो लोग पंडित को लेकर बाहर निकले तो उस तरफ कोई मुतवज्जो नहीं था। हर शख्स अपने काम में मगन था। इस तरफ यूं भी अंधेरा था। वो लोग पंडित को खेमों की अकबी जानब ले गए। मैं थोड़ी देर तक मोहतात अंदाज में इर्द गिर्द के माहौल का जायजा लेता रहा, फिर दोबारा खेमे में चला आया। इस दफा मैं खेमे का पर्दा नहीं लगा सका था। मुझे अब बेचैनी से तैमूर का इंतजार था। तकरीबन 20 मिनट बाद तैमूर की वापसी हुई। कैसा रहा, मैंने जल्दी से पूछा। मैंने उसे नॉकआउट करके ग्लोरिया के हवाले कर दिया था। वहाँ सरदार जी उसे संभाल लेंगे। मैंने तवील सांस लिया, फिर ऐसा से बोला, विनोद पांडे की क्या रिपोर्ट है? वो इसी आदमी के साथ ठहरा हुआ है जिसके साथ वो यहाँ नजर आया था। उसका घर यहाँ से दूर नहीं है। इस शख्स का नाम मोहन है और वो पुलिस इंस्पेक्टर है। यह मालूमात तुम्हें कहाँ से हासिल हुई, मैंने पूछा।
असल में मोहन के घर के सामने एक हलवाई की दुकान है। मैंने हलवाई से एक पाव गर्मा गर्म जलेबियाँ ली और वहीं खड़े होकर खाने लगा। मोहन ने भी वहीं से जलेबियाँ खरीदी थी। इसके जाने के बाद हलवाई खुद ही बताने लगा, एक तो इन पुलिस वालों ने जिंदगी अजीरन कर दी है, पैसे तो भूले से भी नहीं देते। फिर मैंने उसे खरीदा तो उसने सब कुछ बता दिया। यह भी बता दिया कि मोहन किस थाने में तैनात है। इसके घर पे पुलिस की गार्ड थी? मैंने पूछा। नहीं, तैमूर ने जवाब दिया। घर में कितने अफराद हैं? मैंने पूछा। मोहन का बाप है, इसकी 2 जवान बेटियां हैं, इनसे छोटा एक बेटा जो मैट्रिक में पढ़ता है। मोहन की बीवी से जो किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती है। अब विनोद पांडे का इजाफा हो गया है। मेरे ख्याल में अब हमारा यहाँ रुकना फजूल है। मैंने कहा, हाँ, मेरा भी यही ख्याल है, तैमूर ने जवाब दिया। चलो हम भी निकल चले। मैंने कांता से कहा, सामान यहीं छोड़ दो, इसमें कोई कीमती चीज़ नहीं है। अलबत्ता कोई ऐसी चीज़ मत छोड़ना जिससे हमारी निशानदेही का खतरा हो। हम सरदार जी के बंगले पर पहुंचे तो घड़ी में 9:30 बजे थे। सरदार जी और ग्लोरिया ड्राइंग रूम में मौजूद थे। मुझे देखकर सरदार जी बेख्तियार हंसने लगा। मेरा हुलिया ही इस वक्त ऐसा था। फिर वो सभी कह के लगाने लगे। इन्हें कह के लगाते देखा तो मुझे भी हंसी आ गई। हंसते हंसते ग्लोरिया और कांता की आंखों में आंसू आ गए। जब वो हंस कर बेदम हो गई तो मैंने ग्लोरिया से कहा, दांत निकालने के लिए बहुत वक्त पड़ा है, इस पंडित को कहाँ रखा है तुमने? वो तय खाने में है, ग्लोरिया ने जवाब दिया।